तो ऑपरेटिंग सिस्टम अब हमारे पास क्लियर हो गया। ऑपरेटिंग सिस्टम इन शॉर्ट अगर आप देखें तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपके दरमियान और कंप्यूटर हार्डवेयर के दरमियान जो है वो लिंक को क्रिएट करता है। किसी की दुकान है, किसी की दुकान है। जोबिया आपका माइक ऑन है बेटा। अच्छा, अब ये देखें, ये बेसिकल तौर पे ना हमारे पास कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं और ये इनके ना मार्केट शेयर्स हैं कि कितने परसेंट जो लोग हैं इन्होंने आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को इस्तेमाल किया। सबसे ज़्यादा विंडोज़ है, इसको 40% तकरीबन 40% शेयर जो है इसने मार्केट का कैप्चर किया हुआ। फिर एंड्रॉयड फ़ोन आता है, ये 38% जो है इसका शेयर जो है वो कंट्रोल किया हुआ। फिर iOS आता है, मैक ओएस आ जाता है, लिनक्स है, क्रोम है, फिर विंडोज़ फ़ोन्स वगैरह हैं। तो ये इसका एक उसने सिनेरियो बताया कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का मार्केट में कितने परसेंट जो है वो यूज़ हो रहा है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के ना कुछ फीचर्स होते हैं हमारे पास कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या काम कर सकते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन इसका ये होता है प्रोटेक्टेड एंड सुपरवाइजर मोड के ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एज अ सुपरवाइजर काम कर रहा होता है। सुपरवाइजर का क्या काम होता है कि सुपरवाइजर आपके तमाम के तमाम जो टास्क होते हैं उनको मॉनिटर कर रहा होता है। वो आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देता है कि आपका ये पास ये प्लेटफॉर्म है, इस पे आपने फलां फलां काम करना है और मैं आपको मॉनिटर कर रहा हूँ। तो ये एज अ सुपरवाइजरी मोड काम करता है। इसके अलावा ये आपको डिस्क एक्सेस और फाइल सिस्टम की या नेटवर्क सिक्योरिटी की फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करता है। इसके साथ प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन जो है वो फॉलो की जाती है कि आपको प्रोग्राम एग्जीक्यूशन मिल जाती है। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होती है बेसिकली तौर पे कि आपके प्रोग्राम्स को किस तरीके के साथ रन करना है। फिर मेमोरी मैनेजमेंट की तकनीक आपको प्रोवाइड की जाती है। ये सारे फंक्शंस वन बाय वन हमारे पास आगे आएंगे। वर्चुअल मेमोरी या मल्टीटास्किंग का कॉन्सेप्ट होता है। मल्टीटास्किंग से मुराद होता है कि एक से ज़्यादा टास्क जो है वो आप अपने सिस्टम्स के ऊपर रन कर रहे हैं। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम का एक और फंक्शन ये भी होता है कि इसने आपके जितने भी आईओ ऑपरेशंस होते हैं उन सारे ऑपरेशंस को हैंडल करना होता है। फिर आपके जितने भी फाइल सिस्टम्स हैं उनकी मैनिपुलेशंस करनी होती है कि किस ऑर्डर के अंदर इसने आपकी फाइल्स के अंदर डाटा को सेव करना है। इसके अलावा अगर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कोई एरर डिटेक्शन वगैरह कोई एरर आ जाता है तो उसकी डिटेक्शन करनी और उसको हैंडलिंग करना, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन आता है। रिसोर्स एलोकेशन आता है कि अगर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक से ज़्यादा यूज़र जो है वो इन्वॉल्व है, जिसको आप मल्टी प्रोसेसिंग का कॉन्सेप्ट देते हैं, तो उसके अंदर हर प्रोसेसर को या हर यूज़र को आपने डिफरेंट किस्म के रिसोर्स जो है
हैं वो एलोकेट करने होते हैं, और फिर आपके पास इंफॉर्मेशन और रिसोर्स की प्रोटेक्शन करनी होती है कि आपने कौन से यूजर्स को कितने रिसोर्स जो है वो एलोकेट करने होते हैं। तो ये डिफरेंट किस्म के फंक्शन हैं, मोस्टली इसमें से आगे जाके जो है वो हमारे पास रिपीट होंगे। ये वही ऑपरेटिंग सिस्टम का एक और पॉइंट ऑफ व्यू आ जाता है, हमारे पास यूजर आता है, एप्लीकेशन है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब ये देखें, वो कहता है कि हाउ प्रोग्राम रन के ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आगे वो प्रोग्राम जो है वो कैसे रन होगा, कि आपने अपने प्रोग्राम को ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कैसे रन करना है, ये इसके बारे में आपको बता रहा है। सबसे पहला जो मकसद होता है ना बेसिकली तौर पे कंप्यूटर का, उसने क्या काम करना होता है, आपको एक एग्जीक्यूटेबल फाइल जनरेट करके देता है, एक्जी फाइल जिसको नाम देते हैं। आपने उस एक्जी फाइल को रन करना होता है। अब सबसे पहला स्टेप क्या करेगा, स्टोरिंग एन एग्जीक्यूटेबल ऑन अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस सच एज अ हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क के ऊपर वो एक एक्जी फाइल जो है उसको स्टोर कर देगा। जब वो हार्ड डिस्क के ऊपर एक एक्जी फाइल को स्टोर कर देगा ना, तो उस फाइल को स्टोर करने के साथ क्या होगा कि वो फिर हार्ड डिस्क के बाद उसको फिर मेमोरी में लोड करेगा, क्योंकि जो भी फाइल रन होनी होती है उसको पहले हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर करवाया जाता है, फिर हार्ड डिस्क से मेमोरी के अंदर लोड किया जाता है। अगर जिन्होंने इंटर किया हुआ है, जिन्होंने आईसीएस किया होगा, उन्होंने चैप्टर नंबर 5 के अंदर फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल पढ़ा होगा। ये बिल्कुल वही स्टेप है कि एक प्रोग्राम को रन करने के लिए सबसे पहले आपको उसकी एग्जी फाइल जो है वो हार्ड डिस्क में लानी पड़ती है। हार्ड डिस्क से फिर आपको उस प्रोग्राम को अपनी मेन मेमोरी के अंदर लोड करवाना पड़ता है, और फिर मेन मेमोरी से सीपीयू जो है वो आगे उसका फेच डिकोड एग्जीक्यूट स्टार्ट कर देता है। यार तो ये बेसिकली तौर पे आपके पास एक सिस्टम है कि किस तरीके के साथ आपका प्रोग्राम जो है वो रन होता है। उसने मेमोरी के साथ अंदर जाके वहां से अपना जो एड्रेस होगा उसको फैच करना होगा। जब वो उसको एड्रेस फैच हो जाता है फिर उसको डिकोड करता है, यानी कि उसको दूसरी लैंग्वेज के अंदर चेंज करता है, उस लैंग्वेज के अंदर चेंज करके उसको एग्जीक्यूशन करता है। एग्जीक्यूशन करने के बाद उसको दोबारा से मेमोरी के अंदर स्टोर कर देता है। तो ये प्रोग्राम होता है कि सबसे पहले उसको एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाई जाती है, एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाने के बाद उसको मेमोरी के अंदर लोड किया जाता है। मेमोरी के अंदर लोड करने के बाद सीपीयू जो होता है वो उसके ऊपर फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल जो है वो परफॉर्म करता है। क्लियर हो गया जी। इसके बाद आता है कि आपका प्रोग्राम या जो आपके पास जितने भी सारी सिस्टम है वो आपके पास मेमोरी के अंदर स्टोर कैसे होते हैं। तो इस चीज को आप कहते हैं स्टोरेज स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। स्टोरेज के लिए आपके पास ना दो किस्म की मेमोरीज इस्तेमाल होती हैं, एक को आप वोलाटाइल मेमोरी का नाम देते हैं और एक को आप नॉन वोलाटाइल मेमोरी का नाम देते हैं। वोलाटाइल मेमोरी आपके पास एक ऐसी मेमोरी होती है जिसके अंदर आपका डाटा सिर्फ और सिर्फ उस वक्त तक सेव रहता है जब तक आप अपने कंप्यूटर को पावर प्रोवाइड करते रहते हैं। और नॉन वोलाटाइल मेमोरी आपके पास एक ऐसी मेमोरी होती है कि जब तक आप अगर पावर ऑफ भी कर देंगे तब भी आपका डाटा जो है वो उस मेमोरी के अंदर सेव रहता है। तो इसको आप नॉन वोलाटाइल या परमानेंट मेमोरी का नाम भी देते हैं। तो दो किस्म के स्टोरेज स्ट्रक्चर जो है वो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। रैम जो होता है इसको आप अपनी बेसिकली तौर पे मेन मेमोरी का नाम भी देते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो होते हैं रैम हो जाती है, और फिर जो है रोम जो है वो हमारे पास नॉन वोलेटाइल मेमोरी, या जिसको आप हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप इसके अंदर आ जाता है, यूएसबी या फ्लैश मीडिया वगैरह जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। रजिस्टर्स और सीपीयू की जो कैशे मेमोरी होती है ये आपके पास नॉन वोलाटाइल वोलाटाइल मेमोरी के अंदर शुमार होती है, कि इनके अंदर डाटा को एक्सेस करने की स्पीड तो हमारे पास फास्ट होती है, लेकिन इनका जो हमारे पास है ना स्टोरेज कैपेसिटी वो आपके पास बिल्कुल टेम्परेरी होती है। ये आपके पास एक डायग्राम रिप्रेजेंट की है उसने कि स्टोरेज स्ट्रक्चर आपके पास क्या है। सबसे फास्टेस्ट मेमोरी जो है ना वो उसने टॉप पे दी है। सबसे फास्टेस्ट मेमोरी आपकी रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्स के बाद आपकी कैशे मेमोरी है। कैशे के बाद फिर आपकी मेन मेमोरी आ जाती है। मेन मेमोरी के बाद फिर आपकी एसएसडी आती है, सॉलिड स्टेट डिस्क जिसको आप बोलते हैं। फिर एसएसडी के बाद आपकी मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क के बाद आपकी ऑप्टिकल डिस्क, और फिर उसके बाद मैग्नेटिक टेप। तो ये एक मेमोरी का हायरार्की उसने बयान की हुई है कि किस तरीके के साथ इसने उसकी हायरार्की भी। अब देखें स्पीड के हिसाब से ये एरो जो है वो अपवर्ड जा रहा है कि इसकी स्पीड कम है, फिर इसकी उससे ज्यादा, फिर इसकी उससे ज्यादा, फिर इसकी उसके ज्यादा, फिर इसकी उससे ज्यादा वगैरह है, स्पीड उससे ज्यादा है। ठीक हो गया।
और अगर आप साइज के हिसाब से बात करें तो साइज में देखें एरो जो है वो डाउनवर्ड जा रहा है कि रजिस्टर्स का साइज कम है, कैशे का साइज उससे ज्यादा हो जाता है, मेन मेमोरी का साइज उससे ज्यादा हो जाता है और एसएसडी का साइज उससे ज्यादा हो जाता है। तो ये हमारे पास एक स्टोरेज स्ट्रक्चर का उसने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दी है। अब वो ये बात करता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को अब यूज किस मकसद के लिए करते हैं, तो वो जितने पॉइंट हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर्स वो पढ़े थे वो अब वन बाय वन करके हमारे पास यहाँ पर आगे जो है वो रिपीट होते जाएंगे। सबसे पहला मकसद ये होता है कि आप इस को ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करने के लिए आप सेकेंडरी स्टोरेज की जो आपकी डिवाइसेस हैं उनको आपने मैनेज करना होता है। किस तरीके के साथ कि आपने एक फाइल को क्रिएट किया है, अब आपने उस फाइल को स्टोर करना है तो आपको मेमोरी की जरूरत पड़ेगी, सेकेंडरी स्टोरेज की जरूरत पड़ेगी, उसके अंदर आपने जाके उस फाइल को स्टोर कर दिया। या जब आपने एक फाइल को अपने सिस्टम में से रिमूव किया तो उसने जो फाइल ने आपकी स्पेस को कैप्चर किया हुआ था वो स्पेस उसने छोड़ दी, तो उस हिसाब से आपकी स्पेस जो है वो डीएलोकेट हो गई। या अगर आपने कोई एक नई फाइल बनाई है, अब एक नई फाइल बनाने जा रहे हैं या आपके पास कोई एक एग्जिस्टिंग फाइल पड़ी हुई है तो उसको आपने ओवरराइट वगैरह करना है, या आपके पास जो डिफरेंट किस्म की रिक्वेस्ट आई हुई हैं